नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार वरुण साहित्यिकी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हमारे साथ कवि चिंतक डॉक्टर बद्रीनारायण जी मौजूद हैं, उपस्थित हैं। आज हम साहित्यिकी के इस विशेष कार्यक्रम में इनसे उनके कवि और चिंतक व्यक्तित्व पर, उनकी रचनाओं पर केंद्रित कर बात करेंगे। प्रोफेसर बद्रीनारायण कवि, जन बुद्धिजीवी और समाज विज्ञानी हैं। साहित्य का जो सृजनधर्मी पक्ष है और समाज का जो वैज्ञानिक विश्लेषण है, इन दोनों विषयों से इनका बहुत ही गहरा सरोकार रहा है। आप निदेशक हैं गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन में भी प्रोफेसर रहे हैं। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय येल विश्वविद्यालय में आप विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के चेयर प्रोफेसर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला के सीनियर फेलोशिप, फुलब्राइट फेलोशिप आपको मिला है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सबसे प्रतिष्ठित फेलोशिप, स्मार्ट फेलोशिप आपको मिला है। मूलतः आप मौखिक इतिहास, दलित अध्ययन, लोकवृत्त और समाज के मार्जिनल जो सेक्टर हैं, पक्ष हैं, उन पे आपका विशेषज्ञता आपको हासिल है। सार्वजनिक जीवन में धर्म की भूमिका और राजनीतिक आशयों पर लगातार आपके लेखन से पूरा हिंदी और अंग्रेजी समाज कहीं न कहीं प्रभावित और उससे कुछ सीखने को उन्हें मिलता है। इसके साथ देश के सभी प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर और मैगजीन में हिंदी और अंग्रेजी दोनों जगह आपके आलेख लगातार प्रकाशित होते हैं। सभी सामाजिक और राजनीतिक सभी मूल्यों पर, सभी विषयों पर प्रकाशित हो रहे हैं। उसके साथ साथ आज के दौर में कई पुस्तकों के आप लेखक भी हैं, जिसमें कुछ हिंदी और अंग्रेजी पुस्तकों की चर्चा करना बहुत लाजमी है। वीमेन हीरोज एंड दलित असर्शन इन द नॉर्थ इंडिया, मेकिंग ऑफ दलित पब्लिक इन द नॉर्थ इंडिया, आपने काशीराम की जीवनी भी लिखा है। हिंदी में आपकी प्रसिद्ध प्रमुख पुस्तकें हैं संस्कृति और इतिहास, संस्कृति में राष्ट्रवाद, उपेक्षित समुदायों का आत्म इतिहास, लोग भारतीय प्रकाशन से आप लगातार उस पर लेखन कर रहे हैं। आपके संपादकत्व में वो काम हो रहा है। आपके कविता संग्रह जो प्रकाशित हुए हैं, सच सुने कई दिन हुए, खुदाई में हिंसा, तुमरी के शब्द। यह सुखद है कि पिछले वर्ष आपको तुमरी के शब्द पे साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया और यह पूरे हिंदी समाज के लिए सुखद पल रहा, क्योंकि आपका लेखन, आपकी कविता में कहीं ना कहीं वो मार्जिनल सेक्शन जिसकी चर्चा आप अपने सामाजिक वैज्ञानिक के तौर पर कर रहे हैं, उसको वह सेक्शन आता है और उसके माध्यम से हिंदी समाज भी समृद्ध होता है। देश के और साहित्य के कई पुरस्कारों से आप नवाजे गए हैं। साहित्य अकादमी, भारत भूषण अग्रवाल, केदार सम्मान, दिनकर सम्मान और मीरा सम्मान। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया से आपने लैंग्वेज ऑफ यूपी का आपने संपादन भी किया है। साहित्य के साथ साथ समाज विज्ञान और सांस्कृतिक इतिहास पे आपकी गंभीर लेखन से सभी लोग परिचित हैं। लेकिन आज आपके कवि रूप को हम लोग और कवि चिंतक के साथ साथ कवि रूप को हम लोग ने ज़्यादा महत्व देने की कोशिश करेंगे और उस पर बातचीत केंद्रित रखने की कोशिश करेंगे। आपकी कविता के कई फॉर्मेट हैं, प्रेम भी हैं, विमर्श भी हैं और कहीं ना कहीं आत्मबोध भी। आप बोलते हैं कि कविता का मूलतः दो उद्देश्य है। एक कहीं ना कहीं वो संघर्ष की तरफ कविता आपको ले जाती है और दूसरा आपके भीतर संघर्ष करने की जो चेतना है, वह चेतना आपके भीतर विकसित हो। आपकी जो साहित्य अकादमी जिस पुस्तक पे और जिस कविता संग्रह पर आपको मिला,
तुमरी के शब्द, उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से। बहुत ही अच्छे से आपने प्रश्न रखा। और जो तुमड़ी के शब्द है वो एक तरह से हमारी काव्य यात्रा की चौथा संकलन है, जिसमें एक जो आज पूरे समय में जो नैतिक ह्रास हो रहा है, एक जिस तरह से जो लोभ, लालच, प्रतियोगिता, हिंसा, ये जो ग्लोबलाइजेशन के दौर के कारण, बाज़ार के भयानक एग्रेसिव बाज़ार के उभार के कारण जो हमारे भीतर कुप्रवृत्तियाँ पैदा हो रही हैं, जो हमारे मानवीयता और आदमी को कमज़ोर कर रहा है, तुमड़ी के शब्द उनके उसी को क्रिटिक करता है। एक तरह से तुमड़ी के शब्द उन सारी इस तरह की प्रवृत्तियों को क्रिटिक करता है जो 90 के बाद बाज़ार के उत्पाद के रूप में और बाज़ार से सृजित हुई हैं, और साथ साथ एक महज सामान्य आदमी के संघर्ष को रूपायित करता है और उनकी जो आकांक्षाओं को और चाहतों को आवाज़ देता है। और मेरा मानना है कि ये जो संस्रोत है जो आज के बाज़ार के दौर में आपको आपके भीतर एक प्रतिरोधी चेतना निर्मित करता है, इस तरह के लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या जैसे मानव के भीतर रहने वाले जो निगेटिव नकारात्मक भाव हैं, वो हमें हमारे भक्त कवियों से, जो संत परंपरा है, उससे मिलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तुमड़ी के शब्द में कबीर, रविदास, शिवनारायण, बहुत सारे हमारे संत कवियों की, घाना, पीपा, गोरखनाथ, इन सब की ध्वनि और आवाज़ आपको उसमें सुनाई पड़ेगी। और तो ये तुमड़ी का शब्द इसी अर्थ में तुमड़ी का शब्द है, क्योंकि वो संत वाणी का आज के दौर में कैसे हम अपने काव्य चेतना में उसको रीइन्वेंट करें, ये उसका एक उदाहरण है और उसकी एक कविताओं का संकलन है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो तुमड़ी का शब्द है उसमें आम जनजीवन के लिए प्रेरणा के संत कवियों के माध्यम से उनके भीतर की जो प्रेरणा शक्ति उन्हें मिलती है, उसका विस्तार है, उसका आत्मविस्तार है। लेकिन आप जब भी साहित्य लेखन की तरफ आप अग्रसर होते हैं तो कहीं ना कहीं तो विमर्श, साहित्य को जो विमर्श के खांचों में बांटने की जो एक कवायद 90 के दौर से शुरू हुई, उसकी तरफ आपका ध्यान या आपका जुड़ाव ज़्यादा है। इसके पीछे की वजह क्या है? वो कविताओं में भी वो देखने को मिलता है। आप जब भी संत कवियों की तो जरूर चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ आप तुलसीदास की चर्चा उस रूप में नहीं कर रहे अपनी कविताओं में। नहीं, आपकी कविताओं में तुलसीदास नहीं आते। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, हमारी कविताओं में एक तो पहला आपका प्रश्न था कि 90 के बाद डिस्कोर्स प्रभावी हुआ है काव्य दौर में। मुझे लगता है डिस्कोर्स शब्द कहना ठीक नहीं होगा। मूलतः ये कहने की ज़रूरत है कि आपकी समय को समझने की जो राजनीति है, वो राजनीति आपको कहाँ से आती है? आपके उस चेतना से आती है जो आप लर्न करते हैं, जिनको आप सीखते हैं। तो उस चेतना के कारण हम में वो जो चेतना पैदा होती है वो आती है। दूसरी बात यह है कि उस चेतना को या उस समझदारी को मदद कौन करता है, कौन कवि? तो उसमें कबीर, रविदास, शिवनारायण, घाना, पीपा, ये सारे मदद करते हैं। अब सवाल जो है आपका कबीर वो तुलसी का है कि तुलसी क्यों नहीं आते हैं। देखिए, तुलसी मेरी कविताओं में आते हैं, लेकिन बहुत विजुअल रूप में नहीं आते हैं। विजुअल रूप में नहीं आते हैं। वो एक कहते हैं ना, अंतश्चेतना में तुलसी चल रहे होते हैं, और वो अंतश्चेतना में चलते हुए वो हमारी काव्य जो टेक्सचर है कविता की, जो संरचना है, उस संरचना को निर्मित करते हैं। कबीर और रविदास प्रतीक के रूप में भी आते हैं, तुलसी प्रतीक के रूप में नहीं आते हैं, लेकिन तुलसी एक टेक्सचर के रूप में आते हैं हमारी कविताओं में। तो ये फ़र्क है। जो एक फ़र्क और है, मुझे ऐसा लगता है कि आप मूलतः समाज विज्ञानी हैं और सृजनात्मक लेखन के साथ आपका जो गहरा जुड़ाव है, जिसकी चर्चा मैंने की है, तो वो समाज विज्ञानी और उसमें भी मार्जिनल सेक्शन को आप अपने समाज विज्ञान में भी ज़्यादा ध्यान देते हैं।
तो वही संस्रोत जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है क्या? आपकी कविताओं और आपके साहित्य सृजन में जो सृजनात्मक पक्ष है वहाँ इस रूप में हम उसको देख पा रहे हैं। समाज विज्ञान हमारी कविता को इतना मदद करता है कि जीवन को से जुड़ने और जीवन को देखने का हमको सुविधा देता है। जब एक बहाना देता है, एक मौका देता है जी और उस कारण से हम जीवन को समझते हैं और जब जीवन को समझते हैं तो वहाँ पे कविता हमें मिलती है। तो समाज विज्ञान एक पाथवेज है जिस पाथवेज पर चलते हुए हम कविता पाते हैं या खोजते हैं या लिखते हैं। लेकिन समाज विज्ञान हमें लेंस नहीं देता, वो लेंस जिससे हम कविता रचें, जी क्योंकि वो लेंस हमें समाज विज्ञान की उसमें एक तरह से अंतर सपोर्ट तो हो सकता है, बैकग्राउंड सपोर्ट, लेकिन वो जो दृष्टि है वो जीवनानुभव से, जीवन के अनुभव से प्राप्त होती है। तो ये एक बड़ा ही माइन्यूट और एक माइक्रो रिलेशन होता है समाज वैज्ञानिक चेतना और काव्य चेतना के बीच हमारी कविताओं में। वो बड़ा और वो एक थिन लाइन होता है जिसको मुझे लगता है समझने की ज़रूरत है। साहित्य और समाज अध्ययन के बीच के जो अंतर संबंध है और दोनों एक दूसरे की पूरक हैं और दोनों एक दूसरे की ज़रूरत भी, आप उस अंतर संबंध को कैसे खोलते हैं? आप अपनी कविताओं में या अपने साहित्य में जो सृजन कर रहे हैं उसको समाज विज्ञान में उसको यदि लिखना होता है तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? उस अंतर संबंधों को खोलने के लिए आपके पास औजार क्या हैं? समाज विज्ञान और साहित्य के जो अंतर संबंध हैं जी। उनको खोजने का औजार जीवन दृष्टि है। जीवन दृष्टि है, जो जीवन दृष्टि हमें इन दोनों को कहीं ना कहीं जोड़ती है, साहित्य और समाज। अगर जीवन दृष्टि नहीं होगा तो ये दोनों जुड़ नहीं पाएंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे और अलग अलग अपना काम करेंगे और अलग अलग भी फिर वो अपना काम उतनी बेहतरी से नहीं कर पाएंगे। उनको बेहतरी से करने के लिए उनके बीच अंतर संवाद का होना ज़रूरी है और वो जीवन का, वो जो कहते हैं ना दो ब्लॉक्स हैं, उन दो ब्लॉक्स को जीवन दृष्टि जोड़ती है एक तरह से धागे की तरह। तो और वो जीवन दृष्टि, अब आप पूछेंगे जीवन दृष्टि है क्या, वो कहाँ से आती है? जीवन दृष्टि देखिए पढ़ने से नहीं आती है। जीवन दृष्टि जो समाज की परंपरा है उस परंपरा से आपको प्राप्त होती है। जिस परंपरा में तुलसी भी हैं, कबीर भी हैं, रविदास भी हैं, जिसमें माताओं के लोकगीत भी हैं, जिसमें वो कथाएं भी हैं जो हम अपने दरवाजे पर, द्वार पर बैठ के अपने बाबा दादा से सुनते थे। फिर वो जीवन में जो कमासुत मानुष का जीवन संघर्ष भी है और वो सब मिल करके हमारी जीवन दृष्टि को रचती है। अब उस जीवन दृष्टि में हमारी पढ़ाई लिखाई क्या करती है? पढ़ाई लिखाई उसमें छौंक लगाती है, यानी वो उसमें सोर्स तो आपको वहाँ से मिलता है लेकिन पढ़ाई लिखाई उसको शार्पेन कर देती है। ये रिश्ता है, एक नया, एक तरीके का रंग भरती है। हाँ, मतलब तीक्ष्ण बनाती है उसको, तीक्ष्ण बनाती है। तो मुझे लगता है कि साहित्य मनुष्य से मनुष्य तक की यात्रा है और हम जब समाज विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मनुष्यता की बात उस फॉर्म में नहीं आ पाती है जिस तरीके से साहित्य में आती है और वहाँ वो समाज का एक तरीके से वैज्ञानिक विश्लेषण है। तो दोनों के बीच के जो अंतर संबंध है उस अंतर संबंध के जीवन सूत्र को ढूंढना बड़ा मुश्किल है साहित्य और समाज विज्ञान के अंतर संबंध के। इसके साथ साहित्य के साथ आपका जो सरोकार रहा है और साहित्य के इतर जिस तरीके से आप लगातार लेखन कर रहे हैं और वो बहुत ही विशद है, विपुल साहित्य आपने रचा है और उसमें किस प्रकार के आपने साहित्य रचा है? मतलब समाज विज्ञान का भी वो साहित्य ही है और उस साहित्य के बारे में आप जो जीवन को ही जब हम देखते हैं और अध्ययन करते हैं तो उसी को थियराइज करते हैं समाज विज्ञान में। उसमें हम पैटर्न देखते हैं कि भाई एक जनरल जो प्रक्रिया चल रही है इसमें पैटर्न क्या उभर रहा है और उस पैटर्न ऑफ चेंज को हम थियराइज करते हैं। लेकिन साहित्य में जो जीवन है उसके साथ हमारा एम्पैथेटिक एक आत्मिक संबंध होता है। और अब जो हमने जो समाज विज्ञान में रचा, जो साहित्य लिखा या समाज विज्ञान में जो लिखा,
वो मूलतः जो मार्जिनल कम्युनिटी पर हमारा काम है, जो समाज के उपेक्षित समूह हैं, उनके रुदन, उनकी चाहत, उनकी आकांक्षाएं, उनका कराह, उनकी हंसी, उनकी खुशी, ये उसका एक सोशल साइंटिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन, उनके जीवन संघर्षों का, उनके प्रोटेस्ट का, उनके डिसेंट का, उनके ऐसे ऐसे भावों का जो हम प्रायः डेटा में और बड़े बड़े जो आंकड़ों में नहीं देख पाते हैं, उनको हमने कोशिश किया है कि अपने समाज विज्ञान के डिस्कोर्स में और समाज विज्ञान के लिटरेचर में ले आएँ। और उसमें हमने जो शुरू किया था, हमने बहुत रोचक था। मेरा जो पहला काम आया था वो था जो मैंने चूहरमल के मिथ पर किया था, डॉक्यूमेंटिंग डिसेंट, कॉन्टेस्टिंग फेबल, कॉन्टेस्टेड मेमोरीज एंड दलित पॉलिटिकल डिस्कोर्स, एडवांस इंस्टीट्यूट से छपा था शिमला से। तो उसमें चूहरमल की जो कथा है उसको हमने, और उसके अराउंड कैसे आइडेंटिटीज़ बन रही हैं, कैसे मेले, और आपने देखा उसी के बाद आप पूरे बिहार की राजनीति में चूहरमल कितने महत्वपूर्ण होकर के आ गए, कितनी उनकी स्टैचूज बन गए, कितने। तो ये किसी समाज विज्ञानी का ये काम होता है कि प्रोसेसेस की जो शुरुआत हो रही होती है उसको वो अपने रिसर्च से डॉक्यूमेंट कर ले, बाद में उसी तरह से पॉलिटिक्स रिशेप होती है। तो ये काम हमने करने की कोशिश की है, और ये वो मैं इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि जो हमारा कवि मन है वो हमें एक अंतर्दृष्टि देता है, जिससे हम समाज में हो रहे इन परिवर्तनों को देख पाते हैं। जो हमारे बड़े सोशल साइंटिस्ट दुनिया के हैं या देश के हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि उनके पास वो साहित्य का मन नहीं है, तो वो देख नहीं पाते इन चीज़ों को, क्योंकि उनके पास वो मानवीय जो एहसास तो सब में होता है, मानवीय संवेदना तो सब में होती है, लेकिन उस संवेदना को चैनलाइज करने की जो प्रक्रिया है वो साहित्य आपको देता है। सर, आपके बारे में 2010 में इंडिया टुडे ने प्रकाशित किया था कि जो भविष्य में के बड़े समाज वैज्ञानिक है, जिसके ऊपर पूरा भारतीय समाज का विश्लेषण करने का दारोमदार है, वो उसमें आपका नाम उन्होंने जोड़ा था। ये बड़ा हर्ष की बात है और बहुत खुशी की बात है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और उन्हीं विषयों पर बात कर रहा हूँ। आज इसकी चर्चा इंडिया टुडे ने 2010 में होने से मुझे बहुत मदद मिलती है इन प्रक्रियाओं को भांपने में। एक इंट्यूशन, ये कहते हैं ना, सोशल इंट्यूशन आपको मिलता है, जिससे आप समझते हैं कि आगे राजनीति किधर जा रही है, आगे समाज में परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है। वो आप शुरू में ही उसको भांपते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं और अपना रिसर्च करते हैं उस पर। और तो एक तो ये है। दूसरा जो आपका कहना था, जो प्रश्न भाषाओं को लेकर कि हाँ, तो एक तो ये है कि हिंदी अपने आप में वर्नाकुलर नहीं है। देखिए, एक तो ये है, लेकिन वर्नाकुलर जो हमारा लोक भाषाएं हैं वो क्या मदद करती हैं। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स से, और जहाँ भी मैं जाता हूँ सेमिनार्स में भी, कि अगर आप लोक भाषाओं को नहीं समझते हैं तो आप उस समाज विज्ञान नहीं कर सकते हैं, आप उस समाज के साहित्य भी नहीं कर सकते हैं। साहित्य और समाज विज्ञान दोनों के लिए ज़रूरी है कि आप अपने लोक भाषाओं को और उसमें अक्षुण्ण मौखिक परंपरा को जानते हैं और समझते हैं। समाज अध्ययन के साथ साथ आपने राजनीतिक अध्ययन और राजनीतिक विषयों पर आपकी पुस्तकें, आपके लेख कहीं न कहीं भारतीय राजनीति को समझने के लिए हमें एक नया मार्गदर्शन करता है। समाज विज्ञान का ही एक फॉर्म है राजनीति विज्ञान। आप उसको राजनीति की तरफ आपका जो जुड़ाव रहा, और किस तरीके से राजनीतिक लेखन की तरफ, मतलब राजनीति की तरफ नहीं, राजनीतिक लेखन की तरफ, उसमें, और सामाजिक लेखन की तरफ और साहित्य लेखन की तरफ, उसके बीच फर्क आप क्या देखते हैं? आपने काशीराम की जीवनी भी लिखी और लगातार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी लेख आपके पढ़ने को मिलते हैं। तो क्या तीन जो डायमेंशन है, तीन जो स्टेज हैं, एक तो साहित्य लेखन भी आप कर रहे हैं, समाज का विश्लेषण भी कर रहे हैं, सोशोलॉजिकल स्टडी भी कर रहे हैं, कल्चरल स्टडी भी कर रहे हैं, और एक पॉलिटिकल स्टडी कर रहे हैं, तीनों के बीच फर्क क्या है? देखिए, हम जो पॉलिटिक्स पर लिखते हैं वो एक जर्नलिस्ट की तरह नहीं लिखते, या राजनीति विज्ञानी जो की तरह नहीं लिखते। हम जो लिखते हैं कि समाज में घटित हो रहे परिवर्तनों का राजनीति पर क्या असर पड़ता है, और कैसे उससे जो राजनीति बन रही है वो कैसी है, क्या है, और अगर चुनाव में कोई हारता या जीतता है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो हम इस तरह से विश्लेषण करते हैं कि देखिए, सोशल मोबिलाइजेशन ऐसे हुआ है, इसलिए ये ऐसा होगा।
हम ये नहीं कहते जैसे कि सेफोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई इतना % लोगों ने इनको वोट दे दिया है तो इतना % इनको दे देंगे। हम कहते नहीं, वो तो आप करिए, वो आपका काम है। हमारा काम है कि जो दलित मूवमेंट है या वीमेन वोट का मोबिलाइजेशन है या मार्जिनल कम्युनिटीज़ के एस्पिरेशंस हैं, उसकी पॉलिटिक्स कैसे खड़ी हुई है, वो कैसे वोट में ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम वोट को देखते हैं सोशल मूवमेंट्स के थ्रू, सोशल प्रोसेसेस के थ्रू, सोशल मोबिलाइजेशन के थ्रू, और वो देखते हैं वोट को एक नंबर्स के थ्रू। हमारे और उनमें फ़र्क ये है। आपने बायोग्राफी भी लिखा है। देखिए, कांशीराम बहुत बड़े व्यक्तित्व थे और बहुत ही गहरे समाज की प्रक्रियाओं के नब्ज पर उनकी बहुत गहरी पकड़ थी। सोशल प्रोसेसेस को जानते थे, कल्चरल ट्रेडिशंस को जानते थे, कल्चरल विजन था उनके पास, बहुत विजनरी पॉलिटिशियन थे। मेरी काशीराम की बात की, और आपकी एक बहुत चर्चित पुस्तक है। आप कई तरह के लेखन कर रहे हैं और मार्जिनल सेक्शन को भी लिख रहे हैं और पूरे सोशल साइंस को भी लिख रहे हैं, कल्चरल स्टडी भी कर रहे हैं। लेकिन इस पुस्तक के आने के बाद आपको किसी खास तरह की वैचारिकी के साथ जोड़ा गया? उस किताब में वही है जो हम पहले से करते आए हैं। पहले से हम क्या करते आए हैं? समाज में घटित हो रही प्रक्रियाओं को समझना, डॉक्यूमेंट करना, उन पर लिखना, यही हमारा काम था। इस काम में ही मैंने देखा कि दलित मूवमेंट हो रहा है, दलित उभार हो रहे हैं, उनके एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, उनके डिसेंस बढ़ रहे हैं, तो हम उस पूरी प्रक्रिया पर अध्ययन करते रहे। किताब के शीर्षक में रीशेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी। हाँ, रीशेपिंग। देखिए, एवरी एक्ट रीशेप्स द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, एवरी पॉलिटिकल एक्ट, एंड द एक्ट ऑफ जो उनका काम है ग्रास रूट पर, जो कल्चर पॉलिटिकल एक्ट है, वो हमारे डेमोक्रेसी को रीशेप कर रहा है। दलित कम्युनिटी के बच्चे कम फीस होने के कारण पढ़ने जाते हैं, पढ़ के वो स्कूल टीचर, प्रोफेसर, मास्टर, लीडर्स बनते हैं। तो जब वो आते हैं तो डेमोक्रेसी को रीशेप नहीं करेंगे क्या? क्योंकि एक नया क्लास पैदा हो रहा है ना उसके थ्रू। वो एक क्लास न केवल उसी के थ्रू, वो जब उनके हॉस्पिटल्स चलते हैं, हॉस्पिटल्स में जो लोग आते हैं जिनको ट्रीट करते हैं वो फ्री विदाउट, और वो ट्रीट करने के बाद वो उनसे जुड़ते हैं, उनकी चेतना के साथ वो जुड़ते हैं, तो एक नया तबका तो पैदा होता है ना जो हमारे डेमोक्रेसी में आता है, और डेमोक्रेसी में आकर के वो डेमोक्रेसी को प्रभावित करता है। चाहे आप उसको पॉजिटिव माने, चाहे जो भी माने, लेकिन वो प्रभावित करता है। चलते चलते आपके कवि, बड़े कवि के तौर पर, साहित्य अकादमी से सम्मानित कवि के तौर पर हम लोग आपको पढ़ते हैं और बुनते हैं। तो मैं चाहूँगा हम अपने दर्शकों के लिए कि एक कविता, कम से कम 1-2 कविता आप सुनाते तो बहुत अच्छा है। मैं एक छोटी कविता, नई कविता सुना रहा हूँ, जो मेरी एकदम रिसेंट कविता है, जो तद्भव के नए अंक में छपी है। ये कविता है, इसका शीर्षक है छोटे छोटे पेंच। जनतंत्र गहरा हो या ऊंचा फहरे संविधान, जनतंत्र गहरा हो या ऊंचा फहरे संविधान, मूसल और ओखल की एकता टूटनी है बहुत ज़रूरी। मूसल और एक ओखल की एकता टूटनी है बहुत ज़रूरी। दमन कहीं भी और कभी भी हिंस शक्तियों का संयुक्त मोर्चा ही तो है, जिसमें जो जहां से जुड़ा है वहीं से उसे तोड़ना है जरूरी। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, हमारे लिए एक धरोहर जैसा कार्यक्रम आपने हमारे साथ बातचीत की, और अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत आभार।